Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Class Fellow. I am Satyam Maurya and today we are going to discuss the first lecture of refrigeration and air conditioning. So these are the topics which I will cover in this lecture, and I have also mentioned the timing of each topic so that you may easily get the topics which you want to study. So let's start the video. So friends, first of all we will see what is the refrigeration. Actually, refrigeration is to keep the temperature of a body or space below the temperature of surrounding or atmosphere is known as the refrigeration. बेसिकली रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि जो भी हमारी कोई बॉडी है या स्पेस है जिसका टेम्परेचर हमको सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम रखते हैं, तो हम उस फिनोमिना को क्या है, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं. So friends, now we will see what is the basic principle behind refrigeration. आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा जो मेन रीज़न होता है रेफ्रिजरेशन का वो बॉइलिंग एंड इवेपरेशन होता है. इसको हम बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बॉइलिंग एंड इवेपरेशन किस तरीके से एक्चुअल में होता है. बॉइलिंग एक्चुअली क्या होता है, आपने कई बार इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द water molecules will be equal to the atmospheric pressure then the boiling will start. एक्चुअली फ्रेंड्स, इसको हम एक बहुत ही इजी वे में समझते हैं इस फिगर के थ्रू, जिसमें हमने क्या किया है, एयर मॉलिक्यूल्स को दिखाया हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल्स को भी दिखाया हुआ है. तो प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ फोर्स हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू ले लेते हैं. तो सपोज करिए फ्रेंड्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स है या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सपोज करिए यहाँ पे किसी एक एरिया पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के इंटरफेस के बीच. और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी एज सच उतनी ज़्यादा नहीं है, और सपोज करिए फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन का फोर्स हमारा लगा रहा है. तो फ्रेंड्स, बॉइलिंग में एक्चुअली हमारा क्या होता है, जो भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो लेटेंट हीट लेके एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. मीन्स ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स को कब पुश करके एटमॉस्फेयर में कब जाएंगे, जब ये जो हमारा 5 न्यूटन का फोर्स है ये हमारे 10 न्यूटन के फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा जो कि ये एयर मॉलिक्यूल्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, इस फोर्स को एक्चुअल में बढ़ाने के लिए या इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट दे रहे हैं, और यही हम बॉइलिंग में करते हैं. जब हम इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मीन्स ये फोर्स बढ़ेगा, और वो कुछ टाइम के बाद जब ये दोनों फोर्स हमारे या प्रेशर हमारे इक्वल हो जाएंगे, मीन्स जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, जब हम इसको थोड़ा सा और हीट देंगे तो ये एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करके, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करके एटमॉस्फेयर में अपनी लेटेंट हीट लेके रिलीज हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी हो गई बॉइलिंग के फिनोमिना. बट रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, अगर रेफ्रिजरेशन की हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन में अभी फ़िलहाल ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी जो 5 न्यूटन का फोर्स एयर मॉलिक्यूल्स पे लगा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एटमॉस्फेयर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इसको पुश करके और अपने लेटेंट हीट लेके एटमॉस्फेयर में जाएं, तो एक तो तरीका हो गया जब हमने इसको हीट दी, और सेकंड जो हमारा मेथड है उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है जो एयर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स पे लगा रहे हैं एक्चुअली हम इसी को रिड्यूस कर रहे हैं. कैसे, सपोज करिए हम यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करते चले जाएं, या हम कहें कि ये फोर्स रिड्यूस करते चले जाएं. अभी ये 5 न्यूटन इस पर लग रहा है, हमने फोर्स को रिड्यूस करते करते इसको हमने सपोज करिए 3 न्यूटन का अभी फ़िलहाल जो है ये फोर्स इस पर लग रहा है. ये फोर्स ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी लेटेंट हीट लेके और इस एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करके ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. तो इससे क्या होगा, जब इससे लेटेंट हीट लेंगे तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा, तो क्या होगा, ये अपने आसपास की जो सराउंडिंग है इस सराउंडिंग से जो है हीट लेना स्टार्ट कर देगा. तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे बॉइलिंग और रेफ्रिजरेशन में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, बॉइलिंग में हम हीट देके इसका वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ला रहे हैं, जिससे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं
इस एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करके और अपनी लेटेंट हीट लेके एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाए। जबकि रेफ्रिजरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसको घटा के ये इसका जो वेपर प्रेशर था उसके बराबर ला रहे हैं, या इसके प्रेशर को इससे भी ज़्यादा कम कर दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इसके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होके अपने लेटेंट हीट लेके यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे और इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और यहाँ से जो हमारा बाहर का स्पेस है यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा, ये जो हमारा यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा रेफ्रिजरेशन है बेसिकली। तो यहाँ जो मेन टास्क है वो एक्चुअली क्या है कि इस प्रेशर को कम करना, जो भी हमारा प्रेशर है एक्चुअली जब प्रेशर कम होगा तभी यहाँ से ये हीट बॉइलिंग चालू होगी और यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करना चालू करेगा। तो इस प्रेशर को कैसे कम करें, आइए हम वो देखते हैं। हेयर वी विल सी द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 पे ज़्यादा है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया एट 2 है ये हमारा कम है एज कम्पेयर टू 1 क्रॉस सेक्शन। सो इफ़ a fluid is flowing through this element and if we will apply the Bernoulli theorem at cross section 1 and cross section 2 then we will find the P1 plus half rho V1 square at cross section 1 will be is equal to the P2 plus half rho V2 square। एक्चुअली फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे Z1 और Z2 का टर्म्स है वो हमने डेटम से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माना है, इसलिए हमने इस टर्म्स को क्या किया है, कैंसिल आउट कर दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं। सो अगर हम P2 को इधर लाएं तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे ले आए हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो V2 है यहाँ पे वो हमारा ज़्यादा होगा V1 से। क्यों? क्योंकि एरिया एट क्रॉस सेक्शन 2 इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शन 1, तो V2 हमारा ज़्यादा होगा। तो इस टर्म में जो हमारा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर होगा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू लें, सपोज P1 की वैल्यू 5 है और जो P2 की वैल्यू वो 3 है या 2 है, तो ये जो टर्म हमारा है ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स जो प्रेशर है एट क्रॉस सेक्शन 2 वो हमारा क्या हुआ है, कम हो गया एट क्रॉस सेक्शन 1। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जब हम किसी भी एरिया को रिड्यूस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी फ्लूइड की बढ़ जाती है बट प्रेशर जो है हमारा कम हो जाता है। यहाँ इस डिफिनीशन से और इस जो भी हमने ये डेरिवेशन किया यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में क्या है, यही मेथड हमारा यूज़ किया जाता है प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तभी हमारा रेफ्रिजरेशन होगा, तभी जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं तभी वो लेटेंट हीट लेके और एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कैपिलरी ट्यूब एंड सेकेंड वन इज़ द थ्रॉटल वाल्व। एक्चुअली फ्रेंड्स अगर देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। दोनों ही मेथड जो हैं वो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शन एरिया A1 बहुत ही कम हो। तो जब एरिया कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रेशर जो है, प्रेशर भी हमारा बहुत कम हो जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स जब जो भी हमारा फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा, जब उसका प्रेशर जो भी उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे जो इसका सराउंडिंग प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है हमारा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और अपने सराउंडिंग से हीट लेना चालू कर देगा। इस पूरी फिनोमिना को एक्चुअल में फ्रेंड्स हम एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड द वर्किंग ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, I think we should discuss what are the various components which are used in the refrigeration cycle or basic refrigeration cycle. So let me discuss first the components used in the basic refrigeration cycle. तो फ्रेंड्स ये हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं, दिस कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व एंड देन इवेपरेटर, जो हमारे बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स थ्रॉटलिंग वाल्व एक्चुअल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थ्रॉटलिंग वाल्व एंड कैपिलरी ट्यूब बोथ आर द एक्सपेंशन डिवाइसेस, जो कि हमारे क्या करते हैं
किसी भी लिक्विड को फ्रॉम P1 प्रेशर टू P2 प्रेशर तक जो है ये रिड्यूस करते हैं प्रेशर को फ्रॉम P1 टू P2, क्योंकि हमारा P1 पे जो रेफ्रिजरेंट है जो कि इसमें यूज़ किया जा रहा है वो हाई प्रेशर पे है, और कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, हमारा प्रेशर को लो करता है। तो P2 पे हमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेशर हमको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चूँकि जो उसका प्रेशर है वो लो हो चुका है, तो इस वजह से जब हम इसको इस हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे तो क्या होगा कि ये इसकी बॉइलिंग चालू हो जाएगी। रेफ्रिजरेंट्स जो इसमें यूज़ हो रहा है उसकी बॉइलिंग चालू हो जाएगी बिकॉज इट इज़ एट वेरी लो प्रेशर। तो बॉइलिंग से क्या होगा, जो भी हमारा ये स्पेस है यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और जो भी हमको डिज़ायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंप्रेसर और कंडेंसर है इसके क्या यूजेस हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली फ्रेंड्स जो हमको रेफ्रिजरेंट मिलता है वो इन वेपर फॉर्म मिलता है, आइदर इन फुल्ली वेपर फॉर्म, और इसमें जो हमारे 90% वेपर, 10% लिक्विड और 95% वेपर, 5% लिक्विड, इस तरीके से कुछ मिलता है। बट जो डिज़ायर्ड होता है हमको वो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ इवेपरेटर के आउटलेट पे मिले वो फुल्ली वेपर फॉर्म में हो। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, ये जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट हमको यहाँ पे मिला, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे द प्रेशर ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट शुड बी हाई। यहाँ पे हाई प्रेशर पे हमको लिक्विड चाहिए होता है, फिर हम उसको एक्सपेंशन डिवाइसेस के थ्रू या कैपिलरी ट्यूब या थ्रॉटल वॉल्व के थ्रू उसको P2 एट लो प्रेशर पे हम भेजते हैं, तब जाके हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स इस वेपर रेफ्रिजरेंट्स को हम क्या करेंगे, कंप्रेसर के थ्रू इसको हाई प्रेशर पे भेजेंगे। और कंप्रेसर फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के जैसे बिल्कुल होता है। इसमें क्या है कि एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। जो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन पे जो भी रेफ्रिजरेंट्स होता है, ये पिस्टन सिलेंडर मशीन में जब हम इसको भेजते हैं तो ये हमारा इसको कंप्रेस करके जो है आउटलेट पे क्रॉस सेक्शन नंबर 2 पे इसको हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का जो है वेपर फॉर्म में इसको यहाँ पे सेंड करता है। बट यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, जो कि आउटलेट पे हमको मिल रहा है प्रोडक्ट, वो क्या है, वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का वेपर है। बट यहाँ जो पॉइंट नंबर 3 पे व्हाट इज एक्चुअली वी हैव टू यूज इन द एक्सपेंशन डिवाइस, दैट इज लिक्विड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है, इसको एक हीट एक्सचेंजर जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको यहाँ पे भेजते हैं। जो क्या होता है, ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में हीट लॉस करता है और उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट फिर वही एक्सपेंशन डिवाइस से होते हुए वही हमारी पूरी प्रोसेस चलती रहती है। बट ये जो हमारी डिवाइस है, हम पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल में इसको कहीं पे भी इस तरीके से बना के नहीं शो करते हैं व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इस पूरी साइकिल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये R मीन्स ये रेफ्रिजरेटर का साइन होता है। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर में एक्चुअली वर्क दे रहे हैं और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये किसी एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये जो Q रिजेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में एट सम टेम्परेचर T1। तो ये फ्रेंड्स वही Q1 है जो कि हमारा किसी T1 ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है मेनली। तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर पे ये हमारा हीट रिजेक्ट करता है, ये उसका टेम्परेचर होता है। और ये जो T2 है ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, वहाँ का टेम्परेचर होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो कि कंपोनेंट हमारे यूज़ होते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आइए अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। फ्रेंड्स ये दो डायग्राम है जो कि एक्चुअली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को शो कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ डाटा भी दिया गया है एक्चुअली, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये डाटा जो भी हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है वो कितने प्रेशर पे यूज़ होता है, कितने टेम्परेचर पे यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स
ये जो हमारा है कंप्रेसर, एक्चुअली इसी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जो कि आप देखते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से एक वायर निकला होता है जिसको हम बोर्ड में लगाते हैं। तो ये एक्चुअली हम इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर को प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल वर्क देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क इसको दे रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट मिला हुआ है एक्चुअली ये इसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने के बाद इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ गया है, और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने के बाद फ्रेंड्स एक्चुअली ये वेपर फॉर्म में है, दिस इज़ हाई प्रेशर वेपर। इसको फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमें यहाँ पे फ्लूइड चाहिए होता है या लिक्विड चाहिए होता है लिक्विड फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंडेंसर से भेजते हैं। ये कंडेंसर फ्रेंड्स अगर आपने रेफ्रिजरेटर देखा हो तो रेफ्रिजरेटर के जस्ट पीछे आपने देखा होगा, उसमें एक इस तरीके का कुछ हीट एक्सचेंजर लगा होता है जिसमें जो हमारा बहुत ही थोड़ा सा, जब आप उसको देखेंगे तो थोड़ा हीटेड भी होता है, तो क्योंकि वो हीट लॉस कर रहा होता है सराउंडिंग में, और वही जो रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा होता है यही हमारा कंडेंसर होता है। फिर जो यहाँ से कूल होने के बाद जो भी यहाँ पे हमको जो भी वेपर फॉर्म था जो कि फ्लूइड में कन्वर्ट होता है लिक्विड में कन्वर्ट होके, फिर उसको हम अगेन एक्सपेंशन डिवाइस में भेजते हैं। हमने यहाँ पे अभी देखा ही था कि जो भी कंडेंसर से हमारा लिक्विड निकला उसको हम देन एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रॉटलिंग वॉल या कैपिलरी ट्यूब से उसको जो है हम भेजते हैं। फिर इस कैपिलरी ट्यूब से भेजने के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रेशर का भी थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है जो कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स कंप्रेसर से निकलने के बाद जो हमारा यहाँ पे प्रेशर होता है वो कुछ अराउंड 8 बार के आसपास होता है और टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसको एक्सपेंशन डिवाइस से भेजते हैं जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर ड्रॉप 0.6 बार तक होता है, और जो टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है वो -20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मिलता है। मीन्स जब भी हम एक्सपेंशन डिवाइस से किसी भी रेफ्रिजरेटेड फ्लूइड को भेजते हैं, सॉरी जो भी फ्लूइड उसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, जब भी हम उसको भेजते हैं एक्सपेंशन डिवाइस में, जब प्रेशर कम होता है तो फ्रेंड्स हीट एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है अपने जो भी रेफ्रिजरेटर स्पेस से, और ये प्रेशर कम होने के कारण उसका टेम्परेचर भी देखिए कितना कम हो जा रहा है, -20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इस -20 डिग्री सेल्सियस के फ्लूइड को जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर का अंदर केस होता है उससे हम इस तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे सेट करते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया इसको मिल पाए पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। एक्चुअली यही हमारा इवेपरेटर है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको फिर से इसको कंप्रेसर के इनलेट पे फिर से इसको भेजते हैं, और ये जो वेपर फॉर्म में यहाँ पे हमको मिला है, फिर ये कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके फिर जो है उसको कंडेंसर में भेजता है, देन एक्सपेंशन वॉल। ये हमारा पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे चलता रहता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो RAC सब्जेक्ट है, ये जो इसकी थ्योरी पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल पोर्शन इजीली आपको याद भी रहेगा, मतलब जो थ्योरी है याद भी रहेगा अच्छे से, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये जो है बेसिक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ जो कि आप हमेशा देखते होंगे, और जब मैं गेट और ESE के कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊँगा तो आप देखेंगे कि जो भी थ्योरी पोर्शन अगर आपका अच्छा है तो बेसिकली आप न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गेट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 2 to 3 लाइन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं 4 to 5 लाइन, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो 2 to 3 लाइन के ही होते हैं अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। एक्चुअली फ्रेंड्स जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, जैसे वो कितने जूल एनर्जी, कितने वाट एनर्जी वो किसी भी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से जो है हमारा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या है कि जो भी रेफ्रिजरेटर हमारे होते हैं उसके लिए हम एक यूनिट डिसाइड करते हैं, और
जो यूनिट हम डिसाइड करते हैं उसी के बेसिस पे फिर जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी होती है उसको हम मेज़र करते हैं। सो आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो कि यूनिट है रेफ्रिजरेशन की। तो फ्रेंड्स देयर आर 2 डिफिनेशंस जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो सेकंड वाली डिफिनेशन है ये हमने बुक RS खुरमी से उठाई है। आप जो है इस बुक को प्रिफर करके ये डिफिनेशन भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जनरली कभी कभी हम एक ही डिफिनेशन याद करते हैं, या तो ये वाली या तो ये वाले डिफिनेशन। तो इससे क्या है कि हमको प्रॉब्लम होती है। जैसे कोल इंडिया जो इस बार 2020 कोल इंडिया का जो पेपर था उसमें क्या है कि हमको ये सेकंड वाली डिफिनेशन दी गई थी। फर्स्ट वाली डिफिनेशन जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, बट ये सेकंड वाली डिफिनेशन भी दी गई थी। तो उसमें मोर देन वन ऑप्शन जो है करेक्ट था, तो ये भी उसमें लगाना था। तो ऐसे क्या है कि जब हम थोड़ा सा सही से नहीं डिफिनेशन वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डिफिनेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट that is needed to be extracted from 1 US ton of water at 0 degree Celsius to convert to ice at 0 degree Celsius within 24 hour। मीन्स जो भी सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे 1 टन ऑफ वाटर 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल है। अब हमको क्या करना है, इसको 1 टन ऑफ आइस 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम 1 टन ऑफ वाटर को 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रेंड्स बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो एंड देयर इज अ फेज चेंज प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक लेटेंट हीट यहाँ पे रिलीज होती है। लेटेंट हीट यहाँ पर रिलीज होती है या लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों चीज़ें होती है। दोनों डिफिनीशन के हिसाब से हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम वाटर को 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं विद इन 24 आवर, तो ये जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। एक बार फ्रेंड्स हम इसको फिर से देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड मीन्स जो कि हमारी हीट की रिक्वायरमेंट है, जो 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को हमारा 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करता है। तो ये जो भी हमारे जितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है हमको कन्वर्ट करने के लिए वाटर को आइस में विद इन 24 आवर, उसी को हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स अब अगर हम सेकेंड वाली डिफिनीशन देखें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 US टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। मीन्स फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम 1 टन ऑफ वाटर को कन्वर्ट करते हैं 1 टन ऑफ आइस में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको लेटेंट हीट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। वाटर से हमें लेटेंट हीट मिलेगी आइस में कन्वर्ट करने के लिए। बट अगर हम 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को 1 टन ऑफ वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेम हीट हमको क्या है यहाँ पे देनी पड़ेगी। सेम हीट, सेम लेटेंट हीट, बिकॉज लेटेंट हीट जो है वो तो सेम रहेगा दोनों प्रोसेस में। तो विद इन 24 आवर अगर हम 1 टन ऑफ आइस को 1 टन ऑफ वाटर में कन्वर्ट करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी भी हीट की हमको रिक्वायरमेंट होगी या जितनी भी हीट इसमें जो है एक्सपेंड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, विद इन 24 आवर उसको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है कि हम इसमें 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को मतलब ये जो हीट है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम इसको थोड़ा सा देख। यहाँ पे हम दोनों में से कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। आइदर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करें विद इन 24 आवर, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करते हैं,
दोनों में से कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो हमको जो लेटेंट हीट है 335 किलो जूल पर केजी, या तो हमें ये ऑब्टेन्ड होती है या फिर हमें ये लेटेंट हीट इसको देनी पड़ती है। दोनों में से अगर हम दोनों डिफिनीशन में से कोई भी सा भी हम देखते हैं तो उसके हिसाब से जो भी ये हमारा लेटेंट हीट है, अगर हम वाटर से आइस में कन्वर्ट करते हैं तो लेटेंट हीट हमको जो है यहाँ से मिलेगी, बट अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये लेटेंट हीट हमको इतनी 335 किलो जूल पर केजी की लेटेंट हीट हमको इसमें देनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम जो वन टी आर को जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए अब हम वो देखते हैं। एक्चुअली 1 TR इज नथिंग बट द हीट एक्सट्रैक्टेड और हीट गिवन टू द फॉर कन्वर्टिंग 1 टन ऑफ वाटर इनटू आइस और 1 टन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो अब इस हीट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली तो यहाँ पे हीट है वो वाट में कैलकुलेट की जाती है या फिर किलो जूल पर सेकेंड में कैलकुलेट की जाती है। ये दोनों यूनिट सेम है, वाट को ही किलो जूल पर सेकेंड में लिखते हैं। ओनली किलो जूल में नहीं कन्वर्ट जो है हमें ये लिखना होता है, ये वाट के टर्म्स में लिखना होता है। तो Q की जो वैल्यू होगी वो m डॉट इंटू एल, एल एक्चुअली नथिंग बट दी लेटेंट हीट, एंड m डॉट यहाँ पर क्या है, m डॉट इज मास पर यूनिट टाइम। तो जो फ्रेंड्स ये Q की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी या 1 TR की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो 1 US टन होता है वो होता है 907.18 kg के बराबर, वाइल इंडियन स्टैंडर्ड में जो भी हमारा 1 टन की जो हमारा मेजरमेंट जिसमें हम करते हैं तो वो होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 1000 kg। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये US स्टैंडर्ड को कंसीडर करके चलेंगे जिसमें कि हमारी वैल्यू है 907.18 kg इंटू ये हमारा क्या है लेटेंट हीट 335 किलो जूल पर केजी अपॉन जो भी टाइम हमारा कितना है विदिन 24 आवर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 इंटू 60। तो ये जो हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये हमारी आती है कैलकुलेट करने के बाद 3.516 किलोवाट और किलो जूल पर सेकेंड। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारा डेरिवेशन है और डिफिनीशन भी है। तो ये वैल्यू भी हमको याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि वैल्यू हमको दी नहीं होगी, चाहे हमको पूछा होगा कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो TR में कितना होगा, TR में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछा होगा, या फिर क्वेश्चन में कुछ और वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी और TR में हमको जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया होगा। तो क्या है कि हमें ये वैल्यू याद रखनी है। इसमें मेनली हमको याद क्या रखना है, M की वैल्यू याद रखनी है 907.18 kg। हमको इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं याद रखना है, US स्टैंडर्ड में याद रखना है 907.1 kg। और लेटेंट हीट की वैल्यू 335 kg पर किलो जूल पर केजी। हमको यूनिट भी साथ ही साथ ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ यहाँ पे यूनिट में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये फाइनली जो वैल्यू निकल के आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपको 1 TR की वैल्यू पूछी जाती है या उसका डेरिवेशन दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो है इसमें सबसे पहले ये हमको डिफिनीशन बताना होगा। इसमें से आप कोई दोनों में से एक डिफिनीशन बताएंगे जो भी आपको सही लगे, या दोनों भी आप बता सकते हैं डिफिनीशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बताएंगे कि 1 टन ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करें या आइस को वाटर में कन्वर्ट करें तो एट सेम टेम्परेचर सिर्फ लेटेंट हीट जो है हमको यहाँ पे ऑब्टेन होती है। इसमें MC डेल्टा T जैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा T की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। और फिर जो है हम फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, ये फिगर बना के लेटेंट हीट की वैल्यू बताएंगे। फिर इस फॉर्मूले से m डॉट जो कि m/T है, उसके बाद इस फार्मूले से सारी वैल्यूज इसमें पुट करके फाइनली क्योंकि ये वैल्यू हम निकाल के ये हमारा क्वेश्चन फिर कंप्लीट माना जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हम देखेंगे आगे तो उसमें इसका बहुत यूज़ होगा। और जो भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको फार्मूले से निकालने के लिए दिए जाएंगे
वो बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे, वो हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब मेनली हम देखते हैं कि जो भी हमारा डिफरेंस है, बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, पंप एंड रेफ्रिजरेटिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। तो फ्रेंड्स इसमें मेनली क्या है कि जो भी हीट पंप है, जैसे हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर है, ये दोनों थोड़ा सा एक्चुअली डिफरेंट होते हैं हीट इंजन से। हीट इंजन में क्या होता है, इट इज़ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और जो भी हमारा है ये पावर हमको देता है ये हीट इंजन। वाइल हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर बोथ आर दी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो ये हीट इंजन और हीट पंप में तो डिफरेंस समझ में आता है, बट जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है, इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आल्सो इन इंटरव्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी मेरा एक फ्रेंड है IIT गांधीनगर में, उसने PhD के लिए जो है अप्लाई किया हुआ था, उसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी हमारे हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसमें डिफरेंस बताओ। तो फ्रेंड्स मेनली इसमें क्या होता है, अभी ये जो हमारी हरी डॉट लाइन दिख रही है, ये हमारी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की लाइन है। मीन्स ये जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसकी लाइन है, और ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के दोनों अलग अलग हीट एक्सचेंजर हैं। तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये रेफ्रिजरेटर एक्चुअली है क्या, जो भी इसमें रेफ्रिजरेटर में डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हमारा क्या है, डिज़ायर्ड इफेक्ट ये है। मीन्स हमको किसी भी बॉडी या किसी भी स्पेस का जो टेम्परेचर है वो बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रखना है या बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर रखना है। तो ये मेनली हमारा समर सीजन में यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर। एक्चुअली समर सीजन में आप देखते होंगे जो भी बाहर का टेम्परेचर है वो 45 या 40 डिग्री सेल्सियस है, इससे भी ज़्यादा होता है। और जो भी हमारी फूड प्रिजर्वेशन के लिए वेजिटेबल्स या फ्रूट रखे जाते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो बिलो दीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रखे जाते हैं, सपोज एट 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली रेफ्रिजरेटर के यूज़ है। और जबकि हीट पंप है, हीट पंप में एक्चुअली क्या है कि ये सबसे पहले तो एक डिफरेंस और हम देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर पे वर्क करता है जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, वाइल हीट पंप ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के जो है ऊपर वर्क करता है। सपोज इन विंटर सेशन, विंटर जो भी हमारा सीजन है उसमें मेनली क्या है, सपोज करिए जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस है। हमको क्या करना है, हमको बेसिकली अपने जो रूम का टेम्परेचर है वो इसके टेम्परेचर से ज़्यादा रखना है, सच एज 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मेनली हमको क्या करना है, ये हमारा मेनली विंटर सीजन में यूज़ होता है, ये समर सीजन में यूज़ होता है। और जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है, वो डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है इसमें, वो जो कि हमारा टेम्परेचर है वो एबव एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रखना है। और इसमें डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या था, जो भी हमारा टेम्परेचर है वो बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रखना है। तो ये थोड़ा सा हमारा इसमें हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में जो कि हमारा डिफरेंस है। और बाकी अगर हम इसकी COP देखते हैं, COP क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो फ्रेंड्स डिज़ायर्ड इफेक्ट इन बोथ द केसेस इन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर जो कि हमारा डिफरेंट है। फॉर COP ऑफ हीट पंप it is equal to desired effect upon work input. Here the desired effect is Q1 upon work input. एक्चुअली अगर हम यहाँ से इस डायग्राम से देखते हैं तो Q2 हमारा इंटर कर रहा है प्लस W विल बी इक्वल टू Q1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो W होगा वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क इनपुट। तो COP ऑफ हीट पंप विल बी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 एंड द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, बिकॉज वर्क तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। जो ये डिज़ायर्ड इफेक्ट है, डिज़ायर्ड इफेक्ट एक्चुअल में यहाँ पे ये जो स्पेस को कूल करना है, तो ये हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट हो गया। हीट पंप के केस में ये हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट था, तो ये Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। अगर प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है तो हम इसको लिख सकते हैं कि T1 अपॉन T1 माइनस T2, या फिर इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2।
तो ये फ्रेंड्स बेसिक हमारा डिफरेंस हो गया हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर में, और हीट इंजन तो हमारा इसमें है ही है। तो अब बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर यूज़ हुआ है, इसमें जो मेनली COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच में कोई रिलेशन है, इसको हम देखते हैं। और ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो COP ऑफ हीट पंप विल बी इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। हम एक्चुअली इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो हमको दोनों में एक रिलेशन मिल जाएगा, और इसके लिए हमको -1 +1 करना होगा। तो COP ऑफ हीट पंप विल बी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 +1। तो COP ऑफ हीट पंप विल बी इज इक्वल टू, ये दो हमारे जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 +1। ये जो हमारा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 है, ये COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, COP ऑफ हीट पंप विल बी इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ये जो रिलेशन है फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। तो और ये रिलेशन छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि SSC JEE या RRB JEE के एग्ज़ाम्स में, ये बहुत ही कोल इंडिया के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार आया भी है। आप इसको सर्च करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए जो है ये वीडियो नहीं तो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और जो अभी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको डिस्कस करने के बाद मैं मोस्टली जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक के, अच्छे न्यूमेरिकल जो भी गेट एंड DSE एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जो कि CP अरोरा रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हैं और RS खुरमी के, तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जिससे जो ही आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, जो कि अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ी हुई है। क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है थ्योरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा जो है थोड़ी सी थ्योरी और देखेंगे, और उसके बाद मोस्टली जो हमारा फोकस होगा वो न्यूमेरिकल पे होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।